तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो न्यू मेंबर हैं उनमें हैं अब्बू बुकार सिद्दीक, गुड्डा कौशल 6103। आपको दोनों का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट किया है उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो वहाँ पर काव था उसने अपने पास से मेरू माउंटेन में प्राप्त किए हुए एक ब्लेड को निकाल लिया था और एक फ्रोस्ट ब्लेड अनसील टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर आइस की काफ़ी पावरफुल एनर्जी फ्लेम फैल रही थी। और जो लियन था उसने अपने नॉर्थर्न आइस कोल्ड स्वॉर्ड के साथ साथ अपने बीटल ब्लेड, जो कि इसने ओवरलोड ब्लेड नाम दिया हुआ है इसका चेंज करके, उसे रिलीज करते हुए, उसे दिखाते हुए, उसके पावर्स को अनसील करते हुए कहता है कि चलो आ जाओ देख लिया जाए आखिरकार कौन यहाँ पर किसे सबसे पहले फिनिश करता है। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि उन दोनों के वेपन्स की जो पावर्स होती हैं एक दूसरे से टकराने के लिए काफ़ी फुल पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। इधर काऊ का आइस पावर जो होती है वह अपनी पूरी फ्लो को चारों ओर फैला रही होती है। लियन का जो ओवरलोड ब्लेड होता है, कॉर्पियट बीटल ब्लेड, वह भी अपनी एनर्जी के साथ दोनों एक दूसरे के साथ टकराने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही एक दूसरे के साथ ये क्लेश करते हैं तो इनकी एनर्जियाँ एक दूसरे के अंदर समाहित होने लगती हैं, एक दूसरे के अंदर भरने सी लगती है। और यहाँ पर जो काव होता है उसे अचानक फ़ील होता है और हमें दिखाया भी जाता है कि जो लियन का ओवरब्लेड स्वॉर्ड है वह इसके आइस कोल्ड स्वॉर्ड एनर्जी को चीरते हुए सीधे इसी की ओर पहुँच चुका है और अपने बड़े से मुँह को खोलकर सीधे ही उसे झटका दे रहा है। और लियन को हम देखते हैं जिसकी ओर उसकी आइस कोल्ड स्वॉर्ड एनर्जी आ रही होती है, बट लियन अशांति से खड़ा होता है और दोनों ही बंदे अपने अपने ताकत को लगाते हुए अपने अपने सोल्स को, अपनी अपनी एनर्जी को पूरा जी जान झोंक कर एक दूसरे के अटैक को अपने ऊपर ले रहे होते हैं और साथ में अपने पावर को और बढ़ाते हुए अपनी एनर्जी को इन दोनों को आपस में टकरा रहे होते हैं। और हम देखते हैं इनकी जो आपस में भेजी गई एनर्जियाँ होती हैं, इनका क्लस्टर इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि यहाँ एक बवंडर से तूफान उठने लगती है। और जो लियन के पीछे बंदा खड़ा था सीसान, वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तुरंत पीछे की ओर भागता चला जाता है और साथ में अपने ऊपर एक बैरियर भी कवर कर लेता है। और लियन की जो डिमोनिक ब्लेड एनर्जी होती है वह उसे प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। और इधर काव के मन में बातें चल रहे होते हैं, इस यंग बॉय की जो ताकत है वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यह एक ऐसा बंदा लग रहा है जैसे पहले से ही यह पूरा मंझा हुआ मार्शल सोवरेन हो। इसकी जो टेक्निक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है और इसकी जो इस्तेमाल करने की ज़रा सी झलक है वह मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस करा रही है, मानो जैसे वह पिछले कई वर्षों से इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आया हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर काऊ को, जिसकी ऊपर का जो धड़ होता है वह पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। ओवरलोड ब्लेड ने इसके सर को निकलते हुए इस जगह से निकल लिया होता है और इस बंदे के हाथों में बस इसकी स्वॉर्ड पड़ी हुई होती है और इसका आधा कटा हुआ हमें सर दिखाया जाता है, जो कांपते हुए कह रहा होता है कि मैं पहले ही इस लेवल तक पहुँच चुका हूँ। आखिरकार ऐसे लेवल पर पहुँचने के बाद मैं अभी भी इस बंदे से कैसे हार सकता हूँ। और हम देखते हैं इसके हाथों से इसकी जो आइस कोल्ड स्वॉर्ड होती है वह वहीं पर छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। और वह कह रहा होता है, मैं अभी भी तुम्हें हरा नहीं सका इस लेवल पर होने के बावजूद। और वह घुटने के बल गिरा हुआ होता है, उसकी स्वॉर्ड उसके सामने होती है और वह अपने स्वॉर्ड के सामने ही धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। और फिर हमें लियन को दिखाया जाता है जो कि उसके आइस कोल्ड एनर्जी की वजह से जम चुका होता है, बट वह अपनी गोल्डन बॉडी की मदद से वापस से खुद को होश में लाता है और उस आइस बैरियर को तोड़ते हुए बाहर की ओर देखने लगता है। और उस पकाव की ओर देखते हुए वह बंदा का लियन कह रहा होता है कि वो आखिरकार मुकाबला काफ़ी ज़्यादा बराबरी की थी। वह आइस की पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। अगर मेरे पास यहाँ पर अपनी जो आइस मून बॉडी है वह ना होती तो यहाँ पर इस वार को मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाता। इस बंदे के पास असीम शक्ति थी और इसने काफ़ी अच्छी टेक्निक भी इस्तेमाल की, लेकिन इसकी एक ही गलती थी कि इसके पास यहाँ पर मेरी तरह कोई गोल्डन बॉडी मौजूद नहीं थी और ना ही कोई मून बॉडी थी, जिसकी वजह से इसकी बॉडी एनर्जी झेल नहीं पाई और इस तरीके से आखिरकार टुकड़ों में बँटकर यहाँ पर गिरी पड़ी है। और लेन उसकी ओर बढ़ ही रहा होता है और कह रहा होता है, "काओ, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे ना मिले होते तो इस मतलब कि इस देश में पूरी तरीके से एक रेयर पावरफुल व्यक्ति तुम बनते। अगर तुम्हारा मुकाबला यहाँ पर मुझसे ना होता तो भविष्य में काफ़ी पावरफुल बंदे के तौर पर जाने जाते।" और लियन फिर उसके स्वॉर्ड को उठाते हुए और देखते हुए कहता है कि यह तलवार मेरी एशियन बेल्ट की, जो मेरी एशियन बेल है, उसी के तरह की आर्टिफैक्ट है। इसका जो ग्रेड है सुप्रीम परफाउंड आर्टिफैक्ट के ग्रेड पर रखा जा सकता है इसे। और ज़ाहिर-सी बात है इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल डी जिया को सप्रेस करने के लिए किया गया था। हालाँकि इसकी जो पावर है वह मेरे जो नॉर्थर्न हेवनली कोल्ड स्टार स्वॉर्ड के मुकाबले नहीं है। और हम पीछे से ईशान को देखते हैं जो चिल्लाते हुए आ रहा होता है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, माय फ्रेंड इधर आओ एक चुम्मी लेने दो तुम्हारी। आखिरकार तुम इस तरीके के कांड कैसे करते हो? यहाँ पर कई बड़े-बड़े लोग होते हैं जो केवल पावरफुल होने का दिखावा करते हैं, लेकिन
तुमने तो यहाँ पर मेरे सामने एक मार्शल सुप्रीम लेवल रियलम में रहते हुए मार्शल सोवरेन को मार डाला, वो भी एक डीमन को। तो लियन कह रहा था बस कर, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है, क्या जो जू यान है वह यहाँ से जा चुके हैं बाकी लोगों के साथ उस डीमन को सील करने के लिए? क्या उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कोई न्यूज है? तो हम देखते हैं सुनकर वो बंदा शांति से खड़ा होते हुए कहता है, हैं क्या कर रहे हो यार, तुम भी क्या कहते हो? चिंता करने की क्या आवश्यकता, जब लॉर्ड जू हमारे साथ है तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, क्या उन सभी एक्सपर्ट्स के रहते हुए कोई डीमन की ताकत भी हो सकती है कि वह इस हेवन को पलट सके अकेले? यहाँ पर 10 मार्शल सोवरेन्स वहाँ पर गए हुए हैं उनके साथ। तो तुम्हें लगता है कि इस कॉन्टिनेंट में कोई और भी होगा जो उनके जैसे ग्रेट पावरफुल बंदों के साथ भिड़ना चाहेगा? तो लियन कहता है कि अच्छा, तुम लोग कितने भोले हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि तुम लोग गलत हो, क्योंकि यहाँ पर एक मार्शल सोवरेन का यह डिमोनिक मैन अभी तक मरा नहीं है। यह पूरी तरीके से उन डिमोनिक मतलब कि एनर्जी से पोजेस हो चुका है और यह अभी भी उनके लिए यूज़फुल है। मुझे तो यही दिख रहा है, यह पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और इसका उपयोग अभी भी किया जा रहा है। और हम देखते हैं जो यहाँ पर काऊ की बॉडी 2 हिस्से में कटी हुई होती है, ये वापस से खड़ा हो क्या होता है और उसके अंदर से वही डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है, जिससे यहाँ पर जो डीजीआई लोगों को कंट्रोल करता है। और हम देखते हैं कि यह जो एनर्जी होती है वह स्माइल कर रही होती है सामने की ओर देखते हुए, और इस बंदे की फेस और उस डिमोनिक एनर्जी की फेस आपस में मिल चुकी होती है। और इन सभी सीन्स को देखने के साथ दोनों ही पीछे की ओर हट जाते हैं और लियन कहता है, यह किस तरीके की अत्याचारी डिमोनिक एनर्जी है? आखिरकार यह इस तरीके से ओवर पावरफुल कैसे हो सकती है? क्या यहाँ डेथ नाम की कोई चीज़ है कि नहीं इनके लिए? पीछे से जो ये शीशान होता है वह कहता है, अरे बाप रे! वो व्यक्ति अभी भी मरा नहीं है, आखिरकार क्यों? लियन कहता है, मेरे को क्या मालूम वो मरा क्यों नहीं है? मृत्यु इसे मैंने पहले ही दे दी थी। इसके बावजूद भी ये वापस से खड़ा हो रहा है। या तो यहाँ पर किसी मतलब कि रौंदने की तरह इसे रौंदना होगा, पूरी मिट्टी में मिला देना होगा, तब खत्म होगा, मुझे ऐसा लगता है। और लियन फिर इसे सीरियसली तौर पर देखता है कि ये क्या हो रहा है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो इस फ्लावर क्रिस्टल के लिए लोग लड़ रहे होते हैं, वह फ्लावर बड़ी हो चुकी होती है और वो अपने बड़े से मुँह को खोलकर यहाँ सीधे काऊ को निगल जाती है और काऊ को गप से कर खा जाती है। और हम देखते हैं इस तरीके से उसे खाते हुए देख लियन कहता है, ये क्या ये वही डिमोनिक ओरिजिन फ्रूट नहीं है? तो वहाँ से शीशान कहता है, हाँ भाई, उसने तो उसे खा लिया, निगल लिया। तो लियन कहता है, ऐसा विचित्र प्री, और वो अपनी फ्लेम को फिनिक्स फ्लेम्स को निकालते हुए रिलीज करते हुए कहता है, अब तो इसे खत्म करना होगा। और हम देखते हैं लियन की जो फिनिक्स फ्लेम्स उसे मारने जाती है, बट उस ट्री ने अपने चारों ओर एक बैरियर बना लिया होता है, जिसकी वजह से वह फ्लेम इसे कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, वो भी फिनिक्स फ्लेम। तो हम देखते हैं इन सभी चीज़ को देखने के साथ लियन समझ जाता है इसे इसे निपटा नहीं जा सकता है। तो तुरंत से अपने पास से वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट को निकालते हुए कहता है कि अब तो यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से निकल नहीं पाओगे। मुझे यकीन है कि इस फल को मैं खा ही सकता हूँ। क्या मुझे यहाँ पर खाने को एक फल भी नहीं मिल सकता है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की हो? और पीछे से शीशान कर रहा था, ये देखो भाई लोग, इसने फिर से एक परफाउंड आर्टिफैक्ट निकाल दिया 9 ग्रेड की। मैं क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ मैं? और वो ऐसे पीछे माथा खुजला रहा होता है और फिर लिन यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि होती है हेवन एंड अर्थ रियलम सप्रेसिंग पावर। और हम देखते हैं उस पावर के यूज करने के साथ ही इस ट्री के ऊपर जो बैरियर लगा होता है वह चकनाचूर हो जाती है। बट ये ट्री भी काफ़ी चतुर होती है, वह अपने जड़ को उठाते के साथ मिट्टी मतलब धोती वोती सब उठा के लेके फराक से फरार ऊपर की ओर उड़ने लगती है। तो लियन कहता है, इतनी जल्दी काम इतर इतनी आसानी से नहीं बच सकते हो, या मत सोचना कि तुम मुझसे बचकर भाग जाएगा। और वो अपने वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट को सीधे उसके पीछे लगा देता है और हम देखते हैं ट्री आगे आगे, मोन्यूमेंट पीछे पीछे। और यहाँ पर यह शीशान अपने मन में कह रहा होते हैं कि मेरी अंतर आत्मा कहती है कि यह महज 9वीं ग्रेड की आर्टिफैक्ट नहीं है। यह मेरे मतलब कि बुद्धि का जो लिमिट है उसके तरफ से कितनी भी क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर कोई आर्टिफैक्ट इस तरीके का यूज़फुल या जिस तरीके से कर रहा है, तो मैं यही सलाह दूँगा कि यह उससे हायर ग्रेड की आर्टिफैक्ट है। मुझे इस बंदे से पूछना चाहिए कि आखिरकार ये है कौन? बट तभी हम लोगों की नज़र पड़ती है आसमान पर, जहाँ पर आसमान रेड सा हो रहा होता है और धुंध सी छाई रही होती है। ऐसे सिचुएशन को देखकर शीशान कहता है कि आखिरकार उस दिशा में क्या चल रहा है? उस साइड में तो लॉर्ड जू यान की सेना गई हुई है। क्या वह किसी बड़ी मुसीबत में फँस गए हैं? और फिलहाल क्या मैं इस बंदे से पूछूँ इसका ओरिजिन? नहीं, ये भी नहीं पूछना चाहिए। फिर वह उसे कहता है कि ओए माय फ्रेंड, तुम्हें यहाँ पर लॉर्ड जू और बाकी लोगों की मुसीबत में मदद करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि वह यहाँ पर सहायता का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्द जाना चाहिए। लियन भी कहता, हाँ, हमें ऐसे जाना चाहिए। उनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, काफ़ी दयनीय स्थिति लग रही है। लेकिन अपनी इस कमज़ोर सी ताकत के साथ तुम मेरे ऊपर सिर्फ़ बोझ बनोगे अगर जाते हो तो। वह कहता है, तो फिर इसे मैं तुम पर छोड़ देता हूँ, तुम चले जाओ अकेले। तो हम देखते हैं ये सुनकर लियन कहता है, हाँ, क्यों नहीं? लेकिन तुमने इन सभी चीज़ों की इजाज़त मुझे बड़ी जल्दी दे दी, तो फिर तुम्हें सारी चीज़ें भी मुझे सौंप देनी चाहिए। ये सुन वह परेशान हो जाता है, कहता है, क्या तुम सौंपने के लिए कह रहे हो? तुम अपने हाथ क्यों आगे कर रहे हो? फिर हमें उनकी डिस्कशन सुनाई जाती है, जहाँ लियन कह रहा होता है कि अपने पास जितने भी प्रीमिडियल स्टोन है, ओरिजिन स्टोन्स है, वह सारे मेडिसिन पिल्स है, परफाउंड आर्टिफैक्ट्स है, वह सारी जल्द से जल्द मुझे
सौंप दो। मेरी यहाँ पर जो सोल पावर है, आध्यात्मिक एनर्जी है, वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मुझे तुरंत रिफिलिंग की ज़रूरत है। अगर तुम अपने डायरेक्टर को बचाना चाहते हो, तो अगर तुम उसे बचाने के लिए सीरियस हो, तो अभी के अभी तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं, वे सारे के सारे मुझे सौंप दो। तो वो कहता है लेकिन लियन कहता है हरी अप जल्दी कर। तो वो कहता है अरे अरे नहीं यार, ठीक है उन्हें बचा लो। और फिर हमें यहाँ पर उस बवंडर वाले सीन का दिखाया जाता है एरिया, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है। आसमान में किसी तरह की एनर्जी प्रकट हो रही होती है, मानो वहाँ की बैरियर टूट रही हो। कोई नया कुछ चीज़ तो ओपन हो रहा है, जहाँ पर ये सारे बूढ़े एल्डर्स उसी की ओर देख रहे होते हैं हैरानी के साथ। और साथ में हमें यहाँ पर डीजून को दिखाया जाता है। देख भाई, ब्लू कलर वाला जो है वह डीजिया है, और ये इसके बॉडी में जो पर्पल कलर के पैटर्न्स बने हुए ये डीजून है। और ये डीजून लियन से मिला था आउटर वर्ल्ड में, और जो डीजिया था वह था उस सुमेरु माउंटेन में। और अभी हम देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पर वह उन सभी लोगों को पथेटिक कहते हुए कूट रहा होता है, और एक बुड्ढे के चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए वह उसके अंदर अपनी डिमोनिक एनर्जी डाल रहा होता है, और उसे अपने कंट्रोल में ले रहा होता है। और उस बंदे के सिर्फ चीखें ही निकल रही होती है। और थोड़ी देर बाद वह बंदा तुरंत ही डीजिया की ओर आ चुका होता है, सॉरी डीजून की ओर आ चुका होता है, और उसके पीछे जाकर कह रहा होता है कि मास्टर थैंक्स यू, आदेश करे। और हम देखते हैं यहाँ पर जो डीजून होता है वो धमकाते हुए इन लोगों को कहता है कि अगला कौन है, जल्दी आओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर हार का स्वाद चखाने के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहा हूँ। वैसे मैं सबसे पहले उस बुढ़े आदमी से लड़ना चाहूँगा। तुम कैसे हो, तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम ही बुढ़े ओल्ड मैन इन सभी लोगों का लीडर होना, इन सभी का लीडरशिप तुम ही कर रहे हो ना, आओ मुझसे लड़ो, पहले मैं तुझको पहनूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर यह जो ओल्ड जू यान होते हैं वह कह रहे होते हैं कि चाहे कोई भी हो, अगर उस शैतान से लड़ते वक्त वह डिमोनाइज हो जाता है, तो तुम लोगों को उसे तुरंत उसी वक्त मार डालना है, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूँ। तो पीछे के इसके साथ ही बोल रहे होते हैं यस सर। और हम देखते हैं कि इनके ग्रुप में से 2 बंदे 3 बंदे आगे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि हेलो जू, हमें पहले आपकी जगह लेने दीजिए, इसके लिए धन्यवाद। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदे अपने जुनून में ही इसके ओर लड़ने के लिए जाने लगते हैं। तो यहाँ डीजून कहता है अरे यार ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मैं इन सभी को रोक रोक कर परेशान हो चुका हूँ। अब ओए बेवकूफ क्रोकोडाइल, तू जा और इन सभी के साथ खेल, मैं तुझे अपनी एनर्जी का एक छोटा सा अंश सौंप रहा हूँ। और हम देखते हैं वह उसे भी डेमोनाइज कर देता है उस क्रोकोडाइल को। और यहाँ हमारे इस कोकू भाई को देखते हैं जो कि एक डिमोनिक मछली की तरह उस ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर डीजून ने उसे उस तरफ थ्रो कर दिया होता है, और यहाँ गैंगविंड जो होती है वह उसका एक बवंडर लेते हुए सीधे इन वॉरियर्स की ओर बढ़ रहा था जो इनके ओर आ रहे थे। और देखते हैं ये सभी बंदे जैसे गैंगविंड के चपेटे में आते हैं, तो इनकी बॉडी जम सी जाती है, और वे चिल्लाते हुए बस एक ही बात कर पाते हैं, ये तो एलिमेंटल स्प्रिट मैनिफिकेशन है। और हम देखते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी होती है, वे मतलब कि कागज के भुरभुरे से टूट रहे होते हैं। और इनमें से एक बंदा बच पाया होता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा करीबी मामला था। किस्मत से मेरे पास विंड के अटैक्स को वो रोकने वाली एक आर्टिफैक्ट है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, वरना मैं भी अभी इन्हीं लोगों की तरह मौजूद होता। और हम देखते हैं इसके पसीने छूट रहे होते हैं, और इसे इसके पसीने इसलिए छूट रहे होते हैं क्योंकि सामने का मंजर ही बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे कोकू भाई जो होते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से डिमोनाइज होकर 3-3 सर निकाल चुके होते हैं, और अपनी डिमोनिक दहाड़े मार रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, अपने अपने बड़े नाखून और अपने अपने बड़े साइज के साथ इन सभी बंदों के ऊपर अपना ऑरा फार्मिंग करने में लगे हुए होते हैं। और इस बंदे को इसको देखने के साथ ही इसकी वो निकल चुकी होती है, और ये कांप रहा होता है। पीछे से लॉर्ड जू यान जो होते हैं वह कहते हैं इस डीमन के रूप में यहाँ पर कुछ तो अजीब है, जल्दी करो वहां से भाग जाओ जिससे पहले कि वह तुम्हें यहाँ पर डिमोनाइज कर दे। क्या इस ग्रेट डीमन की एनर्जी इतनी है कि वह यहाँ पर इस तरीके से लोगों को अपने अंदर मतलब कि कंट्रोल में ले सकता है, दुष्प्रभावित कर सकता है? यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वॉरियर होता है वह भी चिल्लाते हुए हाँफते हुए कह रहा होता है कि मैं एक सोवरेन हूँ, आखिरकार मैं इस जैसे डीमन के सामने कैसे हार सकता हूँ? मेरी हेवनली एम्परर की इनफ है इन जैसे डीमंस को सप्रेस करने के लिए, चाहे वह यहाँ पर एक एलिमेंटल स्पिरिट को ही क्यों ना भेज दे, मैं उसके मैनिफिकेशन को भी तोड़ सकता हूँ, काउंटर कर सकता हूँ। और वह अपने पास से वह जो एनर्जी की बात कर रहा था उसे रिलीज करते हुए कहता है एब्सोल्यूट स्ट्रिंग टायरेंट सील टेक्निक। और हम देखते हैं इसकी यह सीलिंग टेक्निक रिलीज कर देता है वह सीधे हमारे क्रोकोडाइल कोकू भाई के ऊपर। बट हम देखते हैं तभी यहाँ से एक कच की आवाज़ आती है, और यहाँ कुछ खून के छींटे हमें दिखाए जाते हैं और चिल्लाने की आवाज़। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यह कोकू जो एकदम मुंह खोलकर दहाड़े मार रहा होता है, और इसकी बड़ी सी टीम यहाँ पर इसके सामने दिखाई जाती है। सबसे आगे होता है डीजून, और उसके पीछे कई सारे वॉरियर्स जो इसके सर्वेंट अब बन चुके हैं, इसके कंट्रोल में आ चुके हैं। और डीजून हंसते हुए कहता है कि हा, अब तुम्हारी बारी है ओल्ड मैन, क्या तुम नहीं आओगे? चलो जल्दी करो, मेरे पास आ जाओ, आखिरकार मुझे यहाँ कब तक रोकना होगा खुद को? और हम देखते हैं यहाँ पर
जो यहाँ ओल्ड मैन होता है डी जून, वो कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ एक साथ हमला करने के लिए। मैं थोड़ा सा समय चाहता हूँ तुम लोगों से, उसके बाद मैं इस डीमन को डेफिनेटली खत्म कर दूंगा, इसे पूरी तरीके से वेनिश कर दूंगा या तो सील कर दूंगा, लेकिन यह डीमन आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। और इसे इतने सीरियस होते हुए देख यहाँ पर इसके होली रीजन के ओल्ड मैन जो 3 होते हैं वे कहते हैं कि लगता है ये यहाँ पर उस खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे ब्यूरियो हेड लगता है यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंकने को तैयार है, तो हमें भी पीछे नहीं हटनी चाहिए। और हम देखते हुए तीनों ही एल्डर चिल्लाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए लड़ने के लिए कहते हैं कि होली रीजन के लोग मेरे साथ आओ, इस डीमन को कुचलने के लिए तुम्हें हम तीनों का पीछा करते हुए इसे कुचलने के लिए आना है। बाकी के लोग उस डिमोनाइज हुए लोगों को और साथ में उस एलिमेंटल क्रोकोडाइल से निपटेंगे। और हम देखते हैं इन सभी ओल्ड मैन को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। और यहाँ नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि अब तो ये लोग सचमुच में सीरियस हो रहे हैं, दे आर गेटिंग सीरियस नाउ। तो इसकी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो तुम लोग भी यहाँ पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो नाउ।